नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिर एक बार ये बहस छेड़ दी है कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अभी पिछले दिनों वो पटना गए थे। 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के दिग्गज नेता रहे दिवंगत कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पटना गए थे और वहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही कि जितनी प्रादेशिक पार्टियाँ हैं वो परिवारवादी पार्टियां हैं और भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इसीलिए वो सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अभी से ठीक 14 महीने पहले, मतलब 1 साल 2 महीने पहले यही बात उन्होंने पटना में फिर पहले भी कही थी। 14 महीने पहले कही थी, पटना में ही कही थी। 31 जुलाई 2022 को वो पटना में कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे और उन्होंने कहा था कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सिद्धांतों और नीतियों पर चलती रही तो सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। उस समय जनता दल यू उनकी सहयोगी पार्टी थी और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। नड्डा के इस बयान के 1 हफ्ते के बाद ही वो अलग हो गए और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली। उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। अभी नड्डा ने जब ये बात फिर 14 महीने बाद कही है तो अब जो उनकी क्षेत्रीय पार्टियां सहयोगी हैं वो इसका विरोध तो नहीं कर रही हैं, लेकिन वो अपनी अलग अलग व्याख्या करके इस बात को जस्टिफाई कर रही हैं कि उनके कहने का असल मतलब क्या था। लेकिन असल मतलब जो उन्होंने कहा उसका लिटरल मीनिंग भी वही है जो दूसरा जो व्याख्या करके जो मीनिंग निकाला जा रहा है, दोनों एक ही है मीनिंग। यही कि क्षेत्रीय पार्टियों को कमज़ोर करना है, ख़त्म करना है। भारतीय जनता पार्टी को ये क्षेत्रीय पार्टियां पसंद नहीं है। पहले भी ऐसा था कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टियां ये कहती रहती थी कि देश में सिर्फ 2 ही पार्टी होनी चाहिए। भारत जैसी जो बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है वहाँ जितनी विविधता है वहाँ सिर्फ 2 पार्टियां या 4 पार्टियों का कभी शासन नहीं हो सकता, या सिर्फ 2-4 पार्टियां नहीं हो सकती हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातीय समूहों में अलग अलग पार्टियों का होना अवश्यंभावी है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी और कांग्रेस के नेता अक्सर इस बात को कहते रहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता के चरम पर थी, अपने जब ताकत के शीर्ष पर थी, तब उसकी भी कोशिश होती थी कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएं। कई क्षेत्रीय पार्टियां जो उसकी सहयोगी थी उनको खत्म करने की कोशिश भी की, यह जानते हुए कि कांग्रेस को तोड़ करके जितनी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं सब फल फूल रही हैं। कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की कई क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की, और अब कांग्रेस कमजोर है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर आगे बढ़ना चाह रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के शिखर पर है तो उसकी कोशिश है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाए। तो अब ये जो नड्डा ने नई बहस छेड़ी है उसमें ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी? कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसा घटनाक्रम होगा, राजनीति की दिशा ऐसी बनेगी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाए? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो देश में नया सामाजिक घटनाक्रम चल रहा है उसकी रोशनी में, उसकी ताकत से क्षेत्रीय पार्टियां और मजबूत हो जाएं? इसकी संभावना ज़्यादा है। खत्म होने के मुकाबले उनके मजबूत होने की संभावना ज़्यादा है। अब पहले खत्म करने वाली जो पार्टी है, जो कह रही है क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, उसका जो विरोधाभास है, उसकी वास्तविक राजनीति का जो विरोधाभास है, उस पर एक नज़र डालने की जरूरत है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी कुछ बड़ी विपक्षी पार्टियों ने मिल करके एक गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा, जिस दिन इसका नामकरण हुआ और इनकी दूसरी बैठक हो रही थी, उसी दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की बैठक की जिसमें 38 पार्टियां जुटी। इंडिया की जो बैठक थी उसमें 27 पार्टियां थी और एनडीए जो बीजेपी वाली बैठक थी उसमें 38 पार्टियां थी। इसका बड़ा प्रचार हुआ कि बीजेपी का गठबंधन बहुत बड़ा है। उसमें दिल्ली में तमाम छोटी बड़ी पार्टियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्वागत किया। तो ये उसमें ऐसी पार्टियां थी जिनका एक भी एमएलए या एक भी एमपी नहीं है। उसमें ऐसी पार्टियां हैं, ज़्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जो परिवार की पार्टी हैं, जो पार्टियां संस्थापक नेताओं के बेटे बेटी, भाई भतीजे, पोते पोतियां संभाल रहे हैं। ऐसी तमाम पार्टियां उसमें शामिल हुई थी। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान ने की थी और अब वो उसकी विभाजन के बाद वो 2 पार्टी बन गई है। एक पार्टी उनके भाई चलाते हैं, दूसरे उनके बेटे चलाते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जिसके नेता जीतन राम मांझी हैं, और उसके बाद पार्टी की कमान उनके बेटे संतोष सुमन के हाथ में है जो विधायक हैं। अनुप्रिया पटेल है जो सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, अपना दल सोनेलाल का नेतृत्व उनके हाथ में है। जननायक जनता पार्टी है जो चौधरी देवीलाल के परपोते की पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला के पोते की पार्टी है। तो ये तमाम पार्टियां उस गठबंधन, उस एनडीए की बैठक में आई थी। अगर इसमें कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे थे, जो परिवारवादी भी है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, जैसे एनसीपी है।
एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने लगाया था और उसी के नेता अजीत पवार बैठक में मौजूद थे। वहां एनडीए की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था। वो शरद पवार की बनाई पार्टी के नेता हैं, जो शरद पवार उनके चाचा हैं। तो ये तमाम जो इस तरह की अनेक पार्टियां हैं, वो लंबी लिस्ट हो सकती है, जो परिवारवादी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनको जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है। तो जब पार्टी उनके साथ चुनाव लड़ेगी, भाजपा उनसे चुनाव लड़ती है, उनको ताकत देती है, उनको ऑक्सीजन देती है, फिर कैसे ये बात कहती है कि वो पार्टियां खत्म हो जाएंगी। महाराष्ट्र में नड्डा ने, माफ करिएगा, बिहार में जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा अब किसी को अपने कंधे पर नहीं बिठाएगी। ये बात उन्होंने नीतीश कुमार के संदर्भ में कही कि अब किसी को कंधे पर बिठा करके बीजेपी नेता नहीं बनाएगी। हालांकि ये भी बहुत डिबेटेबल है कि नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके बिहार में बीजेपी की राजनीति फली फूली है या बीजेपी ने नीतीश कुमार को कंधे पर बिठा के आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर ये मान भी लें कि अब नीतीश कुमार या किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी, तो महाराष्ट्र का क्या कहिएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधे पर बिठा करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। एकनाथ शिंदे एक नेता थे शिवसेना के, जब उन्होंने पार्टी तोड़ करके वो अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, अपना अलग गुट बनाया, तो उनको असली शिवसेना माना गया और उनको मुख्यमंत्री बनवाया बीजेपी ने। अभी एनसीपी के नेता शरद पवार से अलग हो रहे हैं, उनके भतीजे अजीत पवार को भी बीजेपी ने अपने कंधे पर बिठा करके और उनकी पसंद का वित्त मंत्रालय दे करके उनको उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। चौधरी देवीलाल के परपोते, ओम प्रकाश चौटाला के पोते और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला को भी कंधे पर बिठा करके बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है हरियाणा का। अभी जेडीएस जो है कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारने के बाद खत्म होने की तरफ बढ़ रही थी, उसके साथ बीजेपी ने तालमेल किया है, उसको कंधे पर बिठाया है, उसको ऑक्सीजन दिया है, उसको लोकसभा चुनाव में 4 या 5 सीटें दे करके बीजेपी अपने साथ लड़ाएगी। तो ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो खत्म हो सकती थी, उन पार्टियों को बीजेपी ऑक्सीजन दे रही है। बिहार में वो 4 क्षेत्रीय पार्टियों को ऑक्सीजन दे रही है। झारखंड में वो आजसू को ऑक्सीजन दे करके पिछली बार तो उसने एक लोकसभा की सीट भी दे दी थी। तो वो एक एक करके ऐसी अनेक पार्टियों को ऑक्सीजन दे रही है, जो परिवार की पार्टियां हैं, प्रादेशिक पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको ऑक्सीजन भी दे रही है, उनको अपने साथ तालमेल कर भी रही है और उसके बाद कह रही है कि वो खत्म हो जाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां। ये दोनों चीजें कैसे एक साथ हो सकती हैं? जो बयान है और जो वास्तविक पॉलिटिक्स है उसमें कोई तो तालमेल होना चाहिए, जो कोई एकरूपता नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने गठबंधन बनाया है और आज कांग्रेस इतनी कमजोर है कि वो खुद ही एक रीजनल पार्टी के फॉर्म में आ गई है, तो वो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को किसी तरह से बढ़ा करके उनके दम पर खुद बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो उसके साथ अनेक क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ी हुई हैं जिसको गठबंधन से निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार का गुट हो, एनसीपी का, इस तरह की तमाम, डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये तमाम पार्टियां उस अलायंस में हैं। 26-27 पार्टियां हैं और सबको एक दूसरे से ताकत मिलनी है। तो कांग्रेस भी ऐसी कोशिश कर रही है, ऐसी राजनीति कर रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर ना हो या खत्म ना हो। बीजेपी भी वैसी राजनीति कर रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर ना हो, खत्म ना हो, और इसके बावजूद बयान ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो ये इसमें एक रूपता नहीं है, इसमें कोई तालमेल नहीं है। अभी ऐसी स्थिति आई है कि कास्ट सर्वे की वजह से जातियों की वास्तविक संख्या सामने आने लगी है। बिहार में पता चला है कि 63% जो है, 63% आबादी ओबीसी की है, जिसमें 36% अत्यंत पिछड़ी जाति हैं और 27% पिछड़ी जाति है। ओबीसी और एमबीसी 63% है। अभी उसके बिहार के बाद उड़ीसा ने जो अपना जाति सर्वे का आंकड़ा जारी किया, जिसमें उसने बताया कि 39% से ज़्यादा आबादी पिछड़ी है, ओबीसी है। वहाँ बड़ी आबादी आदिवासी की है, अनुसूचित जनजाति की है, इसलिए बिहार के मुकाबले ओबीसी आबादी थोड़ी कम है, लेकिन 39-40% आबादी भी बड़ी होती है। तो ये एक एक करके सभी राज्यों में आएंगे। जब इस तरह से कास्ट की, जातियों की अस्मिता जब इस तरह से उभर के आएगी, जब जातियों की वास्तविक संख्या सामने आएगी, उनकी जो सामाजिक पहचान है वो मजबूत होगी, फिर उसको पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट करने का अभियान शुरू होगा, उनकी पार्टियां बनेंगी। फिर कैसे, किस तरह से वो क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होंगी? इससे तो ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां और मजबूत होंगी, नई नई क्षेत्रीय पार्टियां बनेंगी जो जाति आधारित होंगी। जिस तरह से तमिलनाडु में ये प्रोसेस पहले हो चुका है, जो आज बिहार में, उड़ीसा में या दूसरे राज्यों में करने की बात की जा रही है, प्रोसेस वहाँ पहले हो चुका है। वहाँ कास्ट का एसर्शन पुराना है, जातियों की पहचान वहाँ पहले से जाहिर है, उनकी आबादी का भी आंकड़ा एक तरह से लोगों के पास है। वहाँ आरक्षण का दायरा पहले से 50% की सीमा से ऊपर है। तो वहाँ बनियार की पार्टी है, थेवर की पार्टी है, दलित की पार्टी है, वहाँ हर जाति की अपनी अपनी पार्टियाँ बनी हुई हैं। और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है।
कोयरी की जाति है, कुर्मी की जाति है, मल्लाह की जाति है की पार्टी है, कोयरी, मल्लाह, कुर्मी, जाट, सबकी अपनी अपनी पार्टियां, हर जाति ने अपनी अपनी पार्टी बना रखी है। बिहार में भी मल्लाह की पार्टी है, दलित में मांझी की पार्टी, मुसहर की पार्टी अलग है, दुसाद की पार्टी अलग है, कोयरी की पार्टी अलग है, कुर्मी की पार्टी अलग है, ये सारी यादव की पार्टी अलग है। ये सारी पार्टियां, सारी जातियों की पार्टियां बनी हुई हैं। और जब इनके नंबर सामने आ जाएंगे, जब ये पता चलेगा कि इनकी आबादी कितनी बड़ी है, तो इनकी जातियों को और इनकी पार्टियों को और मजबूती मिलेगी। जो दूसरी जातियां जिनकी पार्टी नहीं बनी है, वो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए अपनी पार्टी बना सकती हैं, उनके नेता उभरेंगे, उनकी सामाजिक पहचान मजबूत होगी। तो इस तरह का जो सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इससे तो रीजनल पार्टीज की और ताकत बढ़ेगी, पार्टियां और बड़ी संख्या में आएंगी, उनको मजबूती मिलेगी। और इस बात को सभी राष्ट्रीय पार्टियों को एक्सेप्ट करना होगा। वो कंधे पर ना उठाएं, वो बराबर हाथ में हाथ पकड़ के उनको चलना होगा। कंधे पर बिठाने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से जातियों की अस्मिता मजबूत होगी, उसके बाद हाथ पकड़ के उनके साथ चलना होगा, और ये हर पार्टी को करना होगा। इसलिए खत्म करने की बात तो अभी भूल जाएं, अभी तो कई दशकों तक ये राजनीति और मजबूत होगी, खत्म नहीं होगी। धन्यवाद।